की आधुनिक दुनिया की सभी विशेषताएं, एडवांसमेंट्स और नुकसान सभी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वो समय माना जाता है जब दुनिया भर के काबिल इंजीनियर्स ने साइंस के करिश्मों को एक रियलिटी बना दिया और इंसानों का हाथ बटाने के लिए मशीनें आ गईं। बड़ी मशीनें, भभकते स्टीम इंजन्स और फिर बाद में वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसने जर्मनी की इकोनॉमी को ताकत देकर हिटलर का उदय संभव किया और फिर उसका अंत भी टेक्नोलॉजी ने किया। सोचिए कैसा रहा होगा वो समय जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ होगा। कैसी थी तब की व्यवस्था, कैसे आइडिया जन्मा? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काफी लोगों के लिए बहुत नई इंफॉर्मेशन हो सकती है, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी, ना कि अमेरिका में। बल्कि अमेरिका तो इस वक्त इकोनॉमी के मामले में काफी छोटा प्लेयर था। ये बात है 18वीं सदी के आखिर के कुछ सालों की, जब ब्रिटेन में कई सालों से युद्धों के बाद अब अचानक स्टेबिलिटी आए कुछ वक्त हो गया था। दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता के कारीगरों के टेक्सटाइल प्रोडक्ट बेचकर खूब पैसा कमा रही थी और उसके पार्लियामेंट में बैठे शेयर होल्डर्स भी अपनी जेब भर रहे थे। अफ्रीका से लाए गए स्लेव्स का भी कारोबार अच्छे से चल रहा था और न सिर्फ इकोनॉमी काफी स्टेबल थी बल्कि चढ़ाव की स्थिति में थी। इस समय बहुत पैसा होने से बहुत सा इंडस्ट्रियल टैलेंट डेवलप होने लगा। अभी अभी यूरोप युद्ध करने से रुका था तो मिलिट्री इंजीनियर्स के पास भी अपना समय काटने के लिए रास्ता था। इस तरह से शुरुआती दौर में जो मशीनें बनी वो थी फ्लाइंग शटल और स्पिनिंग जेनी, जो दोनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। इसके कुछ सालों बाद पावर लूम भी 1785 में आ गए। ये वही समय था जब अंग्रेजों ने भारत में कपड़े बनाने के बजाय कच्चे माल को ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया और कोलकाता, जो इस वक्त भारत की फाइनेंशियल कैपिटल था, वो शहर बर्बाद हो गया। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम देख पा रहे थे कि ब्रिटेन ग्रो कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में नहीं है। सवाल ये है कि ये रेवोल्यूशन बाकी देशों में कैसे पहुंचा। इसका जवाब काफी मजेदार है। दरअसल उस वक्त ब्रिटेन ने अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों पर कॉलोनीज बना ली थी और वो वहां के लोगों को स्लेव्स की तरह बेच रहे थे। इस 10 प्रथा के कारण बहुत सारी कॉलोनीज में स्लेव्स रिवेलियन होने वाले थे और अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं इन स्लेव रिवेलियंस की वजह से वहां ब्रिटेन की पकड़ ना छूट जाए। इसीलिए उन्होंने 1801 में स्लेवरी को ही दबाव में आकर खत्म कर दिया और उन देशों पर अपना कब्जा बनाए रखा। स्लेवरी एबोलिश करने के बाद कई सारे एम्पायर्स ने भी ऐसा ही किया और ये लिबरल प्रिंसिपल्स का युग था। लोग अब ज्यादा घुल मिल रहे थे, सभी देश थोड़े ज्यादा फ्रेंडली हो गए थे। इसी वजह से पूरे यूरोप में ना सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैला बल्कि पूरे यूरोप से वो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट निकलने लगे जिन्होंने से आगे बढ़ाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सक्सेस की एक बड़ी वजह यह भी रही कि वो ब्रिटेन के दरवाजे पर तब आया जब ब्रिटेन उसके लिए सबसे ज्यादा तैयार था। जैसा कि हमें पता है कि वहां एक तरह की न सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी थी। इसके अलावा उनके पास अच्छा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। उनके पोर्ट्स, उनकी शिप्स और उनकी सड़कें बाकी दुनिया से कई गुना बेहतर थी। और साथ ही इंग्लैंड उस वक्त तक आइजैक न्यूटन जैसे रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट की पीढ़ियों को ट्रेन कर रहा था जिन्होंने इस पूरे वक्त में ब्रिटेन की मदद की। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ 10 साल या 20 साल या फिर 50 साल तक भी मेंटेन की जाती तो ये चांसेस थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेल हो जाएगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सक्सेस तब मुमकिन थी जब ब्रिटेन इसे कम से कम 100 साल तक मेंटेन कर सकता था। और किस्मत देखिए कि अपने कॉलोनियल कल्चर और वहां पर रोज मिल रही सक्सेस के कारण ब्रिटेन ने अगले 100 साल तक इसे सस्टेन किया। 100 साल का आंकड़ा भी इसलिए दिया जाता है कि जो मशीन शुरुआत में थी वो बहुत एफिशिएंट नहीं थी, लेकिन तेजी से एफिशिएंट बनाई जा सकती थी अगर कोई मौका दे तो। स्टेबल इकोनॉमी ने इंजीनियर्स और कंपनीज को मौका दिया कि वो अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करें और उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बहुत मदद की। आखिरी फैक्टर जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया वो था ब्रिटेन में नेचुरल रिसोर्सेज का होना। हमें देखने में यूरोप एक रिसोर्सफुल जगह नहीं लगती है, लेकिन ये गलत है। ब्रिटेन के पास उस वक्त कोयले और मेटल्स के रूप में काफी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जिस कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन संभव हो पाया। ये सभी चीजें आपस में कितनी इंटरकनेक्टेड थी, आप उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब कोयले को हीट करके बनने वाले कोक को डिस्कवर किया गया
तो पिग या रोट आयरन बनाने में चारकोल की जगह वही यूज होने लगा, जिससे लोहे की प्रोडक्शन सस्ती हो गई और मार्केट में आयरन के दाम कम हो गए। इन छोटी छोटी चीजों के कारण अब मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा बड़ी मशीनें बनाने लगे, ज्यादा कच्चा माल मंगवाने लगे, प्रोडक्शन बढ़ा तो इकोनॉमी चमकने लगी। स्टीम इंजन भी इस बीच एक काफी बड़ी सफलता थी, क्योंकि इससे अब ज्यादा कोयले और मेटल को इधर से उधर ले जाना आसान था। तो इसलिए अब बिजनेस को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना रखकर नए मार्केट्स और नए प्रोडक्शन हब्स खोजे जा सकते थे, जिसे ना सिर्फ एक दो शहरों में, बाकी हर गांव हर कस्बे में विकास पहुंचाया जा सकता था। इसके बाद 1837 में चार्ल्स व्हीटस्टोन और विलियम कुक ने एक कमर्शियल टेलीग्राफी सिस्टम पेटेंट करवा लिया, जो आगे जाकर टेलीग्राम और टेलीफोन बना। इस एक इन्वेंशन ने अब दूरी को मिटाना शुरू कर दिया था। बहुत ही कम समय में अब एक देश से दूसरे देश या अपने ही देश के भीतर में बात हो सकती थी। समुद्री जहाज भी आपस में बात कर सकते थे और एक दूसरे को वार्निंग्स दे सकते थे। स्टीम इंजन्स का इस्तेमाल इसके बाद कोयले और मेटल के अलावा लोगों को ले जाने में भी किया जाने लगा, जिसके बाद तो जैसे सारे बैरियर्स टूट गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें खुद की सीमाओं से आजाद कर दिया। अब ये हमारे ऊपर था कि अब हम क्या करेंगे, और यही बात कुछ लोग भूल जाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को गाली देते हैं, जैसे कई पॉलिटिकल पार्टीज का न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर विरोध रहता है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी होते हुए भी भारत जैसा देश उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अभी हमने सोलर और विंड एनर्जी पर फोकस करना शुरू किया है, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कई सोलर प्लांट से बेहतर है और हमारे ऊपर कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है। 2009 में न्यूक्लियर डील के मुताबिक सिर्फ हमारे मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर दुनिया को संशय है, लेकिन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने के लिए तो खुद अमेरिका में कई बार कह चुका है। आपको क्या लगता है, अगर ब्रिटेन का रवैया उस वक्त ऐसा होता तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो पाता? नहीं। तो हम क्यों इस दिशा में जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भारत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना एक्सपैंड करके अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक